Hello everyone, welcome to the lecture on the topic transistor configuration, and today we will discuss the common base configuration of transistor. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। इसको हमने ट्रांजिस्टर के बेसिक्स को बीजेटी के पहले सेक्शन में हम लोगों ने देखा था, जिसका वीडियो आप लोग सजेशन में ऊपर देख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, नेमली एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। लेकिन अगर किसी ट्रांजिस्टर को हमें किसी सर्किट में कनेक्ट करना है तो उस सर्किट में कनेक्ट करने के लिए हमें 4 टर्मिनल्स की ज़रूरत होती है। कैसे? अगर हमें किसी सर्किट में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना है तो इनपुट देने के लिए 2 टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी और आउटपुट देने के लिए 2 टर्मिनल की जरूरत, आउटपुट लेने के लिए 2 टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। इट मीन्स 2 टर्मिनल इनपुट के लिए चाहिए, 2 टर्मिनल आउटपुट के लिए चाहिए। टोटल चाहिए 4 टर्मिनल, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 3 टर्मिनल। तो सर्किट में कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल से एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच कॉमन रखते हैं और बाकी का बचा 2 टर्मिनल इनपुट साइड एक टर्मिनल हो जाएगा, दूसरा आउटपुट साइड, और जो थर्ड टर्मिनल होगा दैट विल बी कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो हम किस टर्मिनल को कॉमन ले रहे हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में, इस बेस पर हम ट्रांजिस्टर को 3 कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। नेमली कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम जो कॉमन रखेंगे टर्मिनल वो बेस टर्मिनल होगा। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें एमिटर टर्मिनल कॉमन होगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एंड लास्टली कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम सारे कॉन्फ़िगरेशंस को एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला कॉन्फ़िगरेशन इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, विच इज़ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि इसमें बेस टर्मिनल कॉमन होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो बाकी के बचे 2 टर्मिनल कौन हुए? एमिटर और कलेक्टर। तो इसमें एमिटर टर्मिनल इनपुट साइड पर होता है और कलेक्टर टर्मिनल आउटपुट साइड पर। तो हम इनपुट कहाँ पर देंगे? एमिटर और बेस के बीच में, और आउटपुट कहाँ पर लेंगे? कलेक्टर और बेस के बीच में। जैसा कि नीचे फिगर में हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने कंसीडर किया हुआ है और इसको हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेस टर्मिनल इनपुट साइड एमिटर और आउटपुट साइड कलेक्टर के बीच कॉमन है। यहाँ पर इनपुट एमिटर और बेस को टर्मिनल्स को फॉरवर्ड बायस में किया गया है और आउटपुट साइड इट मीन्स कलेक्टर और बेस टर्मिनल को रिवर्स बायस में किया हुआ है। इट मीन्स इसको हम किस रीजन में ऑपरेट करा रहे हैं? इसको हम एक्टिव रीजन में ऑपरेट करा रहे हैं और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर दिस इज बेसिकली द सर्किट ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और हम अब इसमें करंट फ्लो को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर और इसको हमने बेस को कॉमन लिया है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पर हमने VBE बैटरी से इनपुट साइड इट मीन्स एमिटर और बेस टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया हुआ है दिस इनपुट सेक्शन, जिससे कि यहाँ पर ये जो जंक्शन JE है ये फॉरवर्ड बायस में है। और इसी तरीके से आउटपुट साइड में हमने VCB बैटरी से रिवर्स बायस किया हुआ है और यहाँ पर JC जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में है। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने एमिटर टर्मिनल को नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल होंगे टुवर्ड्स द बेस, और इसी तरीके से यहाँ पर बेस को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो यहाँ के जो होल्स होंगे बेस के दे विल रिपेल इनटू द एमिटर रीजन। तो हमारा एमिटर से इलेक्ट्रॉन बेस की ओर मूव करेंगे और बेस से होल्स एन रीजन की ओर मूव करेंगे, जिससे कि करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी। लेकिन यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो मेन करंट फ्लो होगी या ओवरऑल जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी मेजॉरली बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, इसलिए कन्वेंशनल करंट फ्लो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमिटर करंट IE, दिस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एमिटर करंट को डायरेक्शन को दिखाया गया है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बेस टर्मिनल की ओर मूव करते हैं एमिटर टर्मिनल से, उनका कुछ परसेंटेज बेस टर्मिनल में रिकम्बाइन होता है और वो परसेंटेज बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि बेस टर्मिनल बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन होता है बेस रीजन, और इसके साथ साथ ये बहुत ही
लाइटली डोप्ड होता है। तो यहाँ पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बेस रीजन में रिकम्बाइन होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर रीजन में मूव करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, जो कि करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आउटपुट साइड पर, और ये कलेक्टर करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट को एरो के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो को दिखाया गया है। अब यहाँ पर अब हम जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये एमिटर करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था बेस करंट एज वेल एज कलेक्टर करंट। तो यहाँ पर सिंपली किरचॉफ्स करंट लॉ लगाकर या सिंपली हम देखकर ही कह सकते हैं कि IE इट मींस एमिटर करंट कॉन्स्टिट्यूट्स बेस करंट एज वेल एज कलेक्टर करंट। तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। और यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बात करेंगे अगर हम, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट साइड पर करंट कौन सी है, एमिटर करंट IE, और आउटपुट साइड पर करंट कौन सी है, IC। अब यहाँ पर इस रिलेशन से हम जान सकते हैं कि IE की वैल्यू IB प्लस IC के इक्वल है। इट मीन्स IE की वैल्यू ज़्यादा है और IC की वैल्यू कम है। तो यहाँ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर करंट इनपुट करंट है, इट मीन्स इनपुट करंट ज़्यादा है और आउटपुट करंट कम है। सो द आउटपुट कलेक्टर करंट इज लेस देन द इनपुट एमिटर करंट। तो इसका अगर हम गेन देखें, गेन इज ऑलवेज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। तो आउटपुट और अगर इनपुट का रेशियो हम लें, इट मीन्स कलेक्टर का रेशियो एमिटर के रेस्पेक्ट में, तो कलेक्टर का वैल्यू, कलेक्टर करंट की वैल्यू कम होगी और एमिटर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका जो गेन की वैल्यू होगी, करंट गेन की, ये 1 से कम होगी। क्यों? क्योंकि कलेक्टर की वैल्यू, कलेक्टर करंट की वैल्यू कम है और IC अपॉन IE की वैल्यू 1 से कम आएगी। तो यहाँ पर करंट गेन हमेशा 1 से कम होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि IE इक्वल टू IB प्लस IC, और IC की वैल्यू हमेशा कम होगी IE से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनपुट साइड पर हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। तो फॉरवर्ड बायस किया हुआ है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इम्पीडेंस लो होगा, और आउटपुट साइड पर हमने रिवर्स बायस किया हुआ है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में इम्पीडेंस हाई होता है, तो इनपुट साइड पर इम्पीडेंस लो होगा। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर प्रोवाइड्स अ लो इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस लो है, आउटपुट इम्पीडेंस हाई है। तो चूंकि आउटपुट इम्पीडेंस हाई है, इस वजह से इसका वोल्टेज गेन ज़्यादा होगा, क्योंकि वोल्टेज गेन होता है आउटपुट साइड के कंपैरिजन में, और आउटपुट साइड का जो इम्पीडेंस ज़्यादा होने की वजह से V इक्वल टू IR हम कंप्यूट करेंगे, तो वोल्टेज जो आउटपुट साइड पर आएगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस इसका ज़्यादा है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन आते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि इनपुट इम्पीडेंस लो होता है इसका, आउटपुट इम्पीडेंस इसका हाई होता है, करंट गेन लो है और वोल्टेज गेन हाई है। तो करंट गेन लो क्यों है? क्योंकि IC की वैल्यू कम है और IC अपॉन IE की वैल्यू इसलिए लो होगी और 1 से कम होगी। वोल्टेज गेन हाई क्यों है? क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस इसका हाई है। तो हमारा पावर गेन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, पावर हम जानते हैं V इंटू I। तो पावर गेन की वैल्यू हमारी अदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉमन बेस हम पढ़ रहे हैं, अदर जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, उनके कंपैरिजन में इसका पावर गेन लो होता है, और इसको हम जनरली यूज करते हैं एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर, क्योंकि इसमें वोल्टेज गेन हाई होता है, या फिर करंट बफर की तरह। करंट बफर बेसिकली करंट को हाई इनपुट इम्पीडेंस से लो आउटपुट इम्पीडेंस में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ ही करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में आइसोलेट करने का भी काम करते हैं। और ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को हम बहुत ही कम यूज करते हैं, और बाकी के दो जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, उसके तुलना में हम इसको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के, इसको फुली डिस्क्राइब करने के लिए, इसके बिहेवियर को पूरी तरीके से जानने के लिए हम इसको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा पढ़ेंगे। कौन कौन सी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट दिखाया हुआ है जो कि हमने अभी देखा था। तो यहाँ पर इनपुट साइड पर देखिए, इनपुट करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर IE है, और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है जिससे हम फॉरवर्ड बायस किए हैं, VBE। तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रा होगी,
दैट विल बी नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रा करके इसके बिहेवियर को दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें आउटपुट साइड कैरेक्टरिस्टिक दिखाना, इट मीन्स आउटपुट करंट क्या है हमारी, आईसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्टर करंट इज आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज यहाँ जिससे रिवर्स बायस किया गया दैट इज वीसीबी। इन दोनों के रिलेशनशिप को हम जिस कैरेक्टरिस्टिक से दिखाएंगे उसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर को समझने के लिए हम दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच रिलेशन, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जिनपे आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच रिलेशन दिखाया जाएगा। पहला हम देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट करंट आई और इनपुट वोल्टेज वीबी के बीच रिलेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वीबी को एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आई को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट दिखाया गया है इस फिगर में। इस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करने के लिए हम आउटपुट साइड के वोल्टेज इट मीन्स वीसीबी को कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पर हमने 0 वोल्ट पर लिया हुआ है। तो हमने ये जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रा की, दिस इज सिमिलर टू द पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर हम अपने ट्रांजिस्टर को देखें तो इनपुट साइड पर अगर हम फॉरवर्ड बायस किए हुए हैं और आउटपुट साइड पर कोई बायसिंग नहीं किए हुए हैं तो ये हमारा एक पीएन नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और ये हमें जो कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त होगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दैट विल बी सेम एज द पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अगर हम इसके साथ अब वीसीबी की अलग अलग वैल्यू पर हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करें, इट मीन्स वीसीबी की अभी 0 वैल्यू है, इट मीन्स आउटपुट साइड की, अगर हम वीसीबी की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दें से 8 वोल्ट, अगर हम 8 वोल्ट पे ड्रा करें तो देखिए हमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कट इन वोल्टेज है वो शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड में। ऐसा क्यों हुआ है कि जब हम आउटपुट साइड में इट मीन्स रिवर्स बायस वोल्टेज वीसीबी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे एमिटर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे कि उसको जो डिप्लीशन रीजन जो फॉर्म होता है बेस एमिटर जंक्शन पर, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, वीबीई बहुत कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि एमिटर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है इनपुट करंट की। इसी तरीके से अलग अलग वीसीबी जैसे कि यहाँ पर 18 वोल्ट, इस पर भी हम ड्रा करके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को दिखा सकते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रा होती है ट्रांजिस्टर के लिए वो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच ड्रा होती है, और कांस्टेंट रखते हैं हम आउटपुट साइड का वोल्टेज, और अलग अलग आउटपुट साइड के वोल्टेज के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक को हम ड्रा करते हैं। सिमिलरली हम इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा होगी आउटपुट करंट, इट मीन्स आउटपुट करंट यहाँ पर कौन सी थी, कलेक्टर साइड की करंट आईसी और आउटपुट वोल्टेज वीसीबी के बीच में। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रा हुई है आप देख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए हमने एक्स एक्सिस पर वीसीबी इट मीन्स आउटपुट वोल्टेज को लिया हुआ है, और इनपुट साइड पर आईसी को लिया हुआ है, इट मीन्स कलेक्टर करंट। अब हम इसके पहले कर्व को देखते हैं जिसमें ये पहला कर्व है, ये कर्व ड्रा किया गया है आई इक्वल टू 0 मिली एम्पियर पर। इट मीन्स कि हमने आई या फिर वोल्टेज जो दिया हुआ है वीबीई वो 0 वोल्ट दिया हुआ है, जिससे कोई एमिटर करंट नहीं मिल रही है। तो इस वजह से यहाँ पर चूंकि एमिटर करंट 0 है तो कोई कलेक्टर करंट नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, और आई बी नियरली 0 ही मान सकते हैं। तो आई एमिटर करंट इट मीन्स इनपुट करंट और आउटपुट करंट लगभग बराबर होंगी। तो यहाँ पर ये 0 मिली एम्पियर इनपुट करंट है, इसलिए 0 मिली एम्पियर आउटपुट करंट भी होगी, क्योंकि आई इज नियरली इक्वल टू आई सी होता है। तो इस कंडीशन में दोनों जंक्शन एमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन, दोनों जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में होंगे और ऑफ कंडीशन में होंगे, और ये रीजन जो आपको दिखाया गया है इसलिए ये कट ऑफ रीजन के द्वारा दिखाया गया है। अब हम आई की वैल्यू बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 1 मिली एम्पियर कर दिया, तो जैसे आई की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आईसी की वैल्यू भी बढ़ती है जैसे जैसे हम वीसीबी की वैल्यू। अब अलग अलग वीसीबी पर हमने देखा कि इसकी वैल्यू लगभग कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आई इज नियरली इक्वल टू आईसी होता है। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू लगभग एमिटर करंट की वैल्यू के बराबर ही हमें मिलेगी। और इस तरीके से हमने अलग अलग एमिटर करंट के पर हमने वीसीबी और आईसी के बीच कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की हुई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमारा VCB इट मीन्स आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट से कम है तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी? आउटपुट साइड कौन सी कंडीशन में हो गया?
फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और इनपुट साइड आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो जब दोनों फॉरवर्ड बायस कंडीशन की स्थिति होगी तो ये सैचुरेशन रीजन होता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो ये सैचुरेशन रीजन है, और सैचुरेशन रीजन में ऑन ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में होता है, और ये कट ऑफ रीजन है जिसमें ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होता है। और इन दोनों के बीच का रीजन जहां पर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है इनपुट साइड का जंक्शन, और रिवर्स बायस कंडीशन में होता है आउटपुट साइड का जंक्शन, उस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन, जिसमें ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा रीजन दिस इज इन एक्टिव रीजन। अब इसके बाद हम इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को देखेंगे। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, पहला है डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। तो जैसा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, तो इसी तरीके से इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, लेकिन डायनेमिक है तो यहाँ पर ऐसी बात है, तो चेंज इन वोल्टेज की बात करेंगे। तो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज क्या है हमारा यहाँ पर VBE है, इसको सर्किट में आप देख सकते हैं, और इनपुट करंट क्या है IE। VBE में कितना चेंज करेंगे कि एमिटर करंट में कितना चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ कंडीशन होगी कि आउटपुट साइड के वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। तो VCB कांस्टेंट रखने पर VBE में एक निश्चित चेंज करने पर IE में कितना चेंज होता है, उसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू कॉमन बेस्ड एम्पलीफायर के लिए बहुत कम होती है। सिमिलरली डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इट VCB, और उसके रिस्पेक्ट में कितना आउटपुट करंट में चेंज हो रहा है, आउटपुट करंट इज IC। लेकिन इस स्थिति में हम कांस्टेंट किसको रखेंगे, एमिटर साइड के करंट को, IE को। तो यहाँ पर R0 या RO दिखाया गया है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन आउटपुट करंट वाइल IE इज कांस्टेंट। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे करंट गेन की। करंट गेन या गेन कहीं भी टर्म आए तो गेन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, और यहाँ करंट की बात कर रहे हैं करंट गेन की, तो ये हो जाएगा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट क्या होती है, IC, और इनपुट करंट क्या होती है, IE। तो IC और IE के रेशियो को ही करंट गेन कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और इसको अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अल्फा विल बी इक्वल टू IC अपॉन IE। और IC की वैल्यू हम जानते हैं IE से थोड़ी कम होती है, तो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में IC ऊपर है IE नीचे है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, और इसकी टिपिकल वैल्यू जो रेंज एक्सटेंड करती है वो 0.90 से 0.998 के बीच में एक्सटेंड करती है। और अगर हम AC कंडीशन की बात करेंगे, AC कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है उसका ऑपरेटिंग पॉइंट मूव होता है, तो इस कंडीशन में हम इसको कॉमन बेस शॉर्ट सर्किट एम्पलीफिकेशन फैक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा AC, विच इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट करंट वाइल VCB इज कांस्टेंट। इट मीन्स ये वही कंडीशन है IC अपॉन IE, लेकिन ये चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एमिटर करंट विच इज डिनोटेड एज IAC। तो यहाँ ये DC के टर्म में था और ये AC के टर्म में है। So with this is the end of lecture. The references that I have taken for preparing this lecture are wikipedia.org, physics and radioelectronics.com. These are the genuine websites. You can refer for more information to these websites. And do take prevention against coronavirus. Wash your hands regularly while sneezing or coughing. Cover your mouth. Don't touch your eyes, nose and mouths. And if you feel sick, take medical care. Thank you.